नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आप सब अच्छे होंगे। आज एक नए टॉपिक को लेकर हम आपके सामने हाजिर है और आज हम बात करना चाह रहे हैं अध्याय 4 की। एनसीईआरटी की किताब में स्वतंत्र भारत में राजनीति में अध्याय 4 है भारत के विदेश संबंध। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में हमने स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियों का अध्ययन किया, तो चौथे अध्याय का नाम भारत के विदेश संबंध क्यों दिया गया। और इस अध्याय को यहां रखने का कारण यह है क्योंकि हमने आजादी के तुरंत बाद विदेश नीति का निर्माण हम लोगों को करना था और 1962 में हमारे ऊपर चीन ने आक्रमण किया। 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई। 1974 में इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया। इसी संदर्भ में यह टॉपिक यहां पर जोड़ा गया है ताकि इन सारी घटनाओं को साथ में समेटा जा सके, ताकि उससे अगले अध्याय में हम लोग कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना की बात कर सके। तो इस अध्याय में हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं उसके संदर्भ में यदि हम बातचीत करें थोड़ी सी, तो इसके संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे कि भारत की विदेश नीति में, हमारी जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है, ये विदेश नीति के निर्माण के पीछे, भारत की विदेश नीति के निर्माण के पीछे कौन सी घटनाओं का योगदान था। क्योंकि किसी भी देश के किसी दस्तावेज के तैयार करने में, चाहे वो भारत की विदेश नीति हो, चाहे संविधान का निर्माण हो, तत्कालीन परिस्थितियों का उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो भारत की विदेश नीति किन परिस्थितियों में तैयार की गई, के बाद हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे कि भारत ने आजादी के बाद विदेश नीति के तहत कौन सी नीति अपनाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नीति थी वो थी गुट निरपेक्षता की नीति। तो हम गुट निरपेक्षता की नीति का यहां संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। बाकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे उस किताब में, जब हम पहले और दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। यहां सामान्य गुट निरपेक्षता की नीति से आप लोगों को परिचित करवाया जाएगा। इसके अलावा भारत की विदेश नीति के निर्माण में नेहरू की भूमिका की चर्चा हम करेंगे। नेहरू की भूमिका की हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पंडित नेहरू भारत की विदेश नीति के जनक कहलाते हैं। तो पंडित नेहरू ने किस प्रकार से भारत की विदेश नीति के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एफ्रो एशियाई एकता में, एफ्रो यानी अफ्रीकन और एशिया के देशों में एकता स्थापित करने में पंडित नेहरू, या हम कह सकते हैं भारत की भूमिका की भी या फिर समीक्षा की जाएगी। उसके बाद हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे कि भारत और चीन के बीच में संबंध, एक बड़ा टॉपिक जहां से बड़ा प्रश्न आप लोगों के आने की पूरी संभावना रहेगी। भारत पाक संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी अध्याय में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के रूप में हम भारत चीन संबंध की बात करेंगे। हालांकि पहले हम भारत चीन संबंध की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग भारत पाक संबंध की बात करेंगे। और उसके बाद में भारत की परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे कि भारत की परमाणु नीति के उद्देश्य क्या है, भारत की परमाणु नीति के उद्देश्य क्या है। ज्यादा लंबा चौड़ा अध्याय है नहीं। पहले हम लोग इन घटनाओं की चर्चा आज करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इन घटनाओं की चर्चा करते हुए, मुझे लगता है कि 2 वीडियो में इस अध्याय को हम पूरा कर सकते हैं और अधिकतम 3 वीडियो हो सकते हैं। आइए प्रवेश करते हैं हम लोग भारत के विदेश संबंध वाले अध्याय में। कलर मैं चेंज कर लेता हूं। भारत के विदेश संबंध के बारे में जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, तब हम सबके मन में एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को आजादी किन परिस्थितियों में प्राप्त हुई थी। तो हिंदुस्तान को आजादी जिस समय प्राप्त हुई थी, उस समय की परिस्थितियां यदि हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में, या हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंदुस्तान को आजादी प्राप्त हुई। तो एक तो उस समय की जो महत्वपूर्ण घटना जो हम पूरे विश्व को प्रभावित कर रही थी, वो घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध का, जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 में हुआ। इसी दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापित करने के प्रयास चल रहे थे। इस समय अंतरराष्ट्रीय
संस्था के निर्माण के प्रयास चल रहे थे। आप सब वाकिफ हो, आप सब लोगों को ज्ञात है कि उस अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में यूएनओ के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। समकालीन विश्व में राजनीति में इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस समय उपनिवेशवाद की समाप्ति हो रही थी। उपनिवेशवाद की समाप्ति हो रही थी। उपनिवेशवाद की समाप्ति, देखिए पूरी दुनिया के अंदर अफ्रो और एशियाई देशों में, विशेष रूप से यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। लेकिन यह वो समय था जब हिंदुस्तान को आजादी मिल रही थी। उस समय लगभग पूरे विश्व के अंदर यूरोपीय उपनिवेश के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे और लगभग सब जगह से अब उपनिवेशवाद की समाप्ति या उपनिवेशवाद का विदा होना तय था। ऐसी परिस्थितियों में विश्व के मानचित्र पर नए देशों का उदय हो रहा था। विश्व में नए देशों का उदय हो रहा था क्योंकि यहां नए देशों का मतलब है कि अफ्रीका और एशिया के अधिकांश देशों को इस समय आजादी प्राप्त हो रही थी और ऐसी परिस्थितियों के अंदर भारत को आजादी प्राप्त हो रही थी। ये जो पृष्ठभूमि थी, मेरे हिसाब से आप लोगों को दिख रहा है, यही ठीक रहेगा। ये जो पृष्ठभूमि थी, विश्व में नए देशों को उदय जो हो रहा था और ये जो नव स्वतंत्र देश थे, इनके सामने बहुत सी समस्याएं थी। नव स्वतंत्र देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी इन देशों में किसकी स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। और दूसरी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी इन देशों का सुनियोजित क्या करना, विकास करना। इस संदर्भ में यदि हम लोग भारत की चर्चा करें तो भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। आप लोग उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। पहली, राष्ट्र निर्माण की हम पहले अध्याय में बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल में इस अध्याय को हमने पढ़ा है। आप लोग इसके लिए पीछे जाकर वीडियो नंबर 1 और 2 देख सकते हैं। दूसरी, भारत के सामने चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की, और इसके बारे में भी 2 वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल रखे हैं। 3 नंबर और 4 नंबर वीडियो इसी से संबंधित है। और तीसरी चुनौती थी नियोजित विकास की। पिछले 3 वीडियो इसी से संबंधित है। ये हिंदुस्तान के समक्ष 3 स्वतंत्र भारत के समक्ष बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, उसके बारे में हम लोगों ने 3 अध्याय की चर्चा की है। भारत को जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हम बड़े रूप में कह सकते हैं कि वो विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है। यानी कि विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। मैं पहले ही आप लोगों के साथ में एक बात साझा कर चुका हूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हिंदुस्तान को आजादी मिली तो ये बात तय मानिए कि उस द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों का, उस द्वितीय विश्व युद्ध से जो नुकसान हुआ, जान और माल का जो नुकसान हुआ, उस समय की जो परिस्थितियां थी, वो भारत की विदेश नीति पर इन परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। यही तो कारण था कि हिंदुस्तान ने जो अपनी विदेश नीति बनाई, उस विदेश नीति में हिंदुस्तान का सबसे पहला या सबसे अधिक जोर था, वो था संप्रभुता की सुरक्षा होना। यानी कि पूरे विश्व के अंदर संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। भारतीय संविधान में इस चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, भारत की विदेश नीति में ये बात आप लोगों को देखने की मिलेगी। इसके अलावा विश्व में हिंदुस्तान शांति और सुरक्षा की नीति का पक्षधर था, क्योंकि भारत शांति और सुरक्षा की नीति को स्थापित करना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में भारत को आजादी मिली और आजाद हिंदुस्तान ने संप्रभुता के सम्मान और शांति और सुरक्षा की नीति को अपनाना सबसे ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान को जिस समय आजादी प्राप्त हुई थी, उस समय विश्व 2 गुटों के अंदर विभाजित हो रहा था, अर्थात विश्व शीत युद्ध के दौर में था। विश्व शीत युद्ध के दौर में था। ऐसे शीत युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया, शीत युद्ध के बारे में हम पूरी ये किताब पढ़ेंगे, वैसे आप लोगों को एक ही लाइन में बता देता हूं कि साम्यवाद और पूंजीवाद की श्रेष्ठता, इनकी विचारधारा की श्रेष्ठता का जो संघर्ष था, उसको हम कोल्ड वार, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। जब शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया 2 गुटों के अंदर विभाजित हो रही थी, एक था यूएसए के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और दूसरा था यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस के नेतृत्व के अंदर समाजवादी गुट। जब पूरी दुनिया 2 गुटों में विभाजित हो रही थी, ऐसी स्थिति में विश्व के जितने भी विकासशील देश थे, विशेष रूप से किसकी बात कर रहा हूं मैं, विकासशील देश, और भारत भी एक विकासशील देश था। विश्व के जितने भी विकासशील देश थे, विश्व के जितने भी नव स्वतंत्र देश थे,
इन सभी देशों के सामने एक चुनौती थी कि ऐसी परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित हो रही है, उस समय उनको क्या करना चाहिए। स्वाभाविक अधिकांश विकासशील देश और ये नव स्वतंत्र देश इस गुटबाजी से दूर नहीं रख सकते थे अपने आप को। अतः विश्व के नव स्वतंत्र देश और विकासशील देश किसी न किसी गुट में शामिल हुए, या तो वो अमेरिका के साथ में गए या फिर वो समाजवादी गुट के साथ में गए। ऐसी परिस्थितियों के अंदर हिंदुस्तान को यह तय करना था कि वो क्या करे। इन देशों के लिए किसी न किसी गुट में शामिल होना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये गुट अपनी जो है सुरक्षा चाहते थे। ये देश सुरक्षा चाहते थे क्योंकि किसी न किसी तरीके से इनको सुरक्षा की आवश्यकता थी। दूसरा, इन्हें आर्थिक विकास की आवश्यकता थी। आर्थिक विकास की आवश्यकता थी और यह आर्थिक विकास आप लोगों को पता है कि इन गुटों में शामिल होने से इनको आर्थिक विकास भी हो रहा था। हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि अमेरिका के नेतृत्व में जो नाटो का संगठन हुआ, एक सैन्य संधि थी 1949 में, उत्तर अटलांटिक संधि, और इस तरफ हम बात करें तो 1955 के अंदर वार्सा पैक्ट। अमेरिकी गुट ने मार्शल योजना के तहत और सोवियत गुट ने मोल्तेव योजना के तहत अपने गुट में शामिल देशों को आर्थिक सहयोग करने की नीति अपनाई थी। अतः विश्व के विकासशील और नवस्वतंत्र देश किसी न किसी गुट में शामिल हो रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना था। हिंदुस्तान को यह तय करना था कि वो किस गुट में शामिल होगा। पंडित नेहरू का कथन संविधान सभा के अंदर जो उन्होंने मार्च 1949 में दिया था, वो कथन बहुत कुछ कह रहा है। पंडित नेहरू ने कहा कि आजादी किन चीजों से बनती है। आजादी बुनियादी तौर पर विदेश संबंध से ही तो बनती है। पंडित नेहरू ने कहा कि विदेश नीति और आजादी आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। स्वतंत्रता का पर्याय है विदेश संबंध। यदि हम अपने स्वतंत्र विदेश संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं या हम स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हमें सच्ची आजादी प्राप्त नहीं है। यही आजादी की कसौटी भी है। बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्ता है। एक बार विदेश संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरों के हाथ में चले जाए तो फिर जिस हद तक आपके हाथ से संबंध छूटे और जिन मसलों में छूटे, वहां तक आप आजाद नहीं रहेंगे। नेहरू एकदम स्पष्ट यहां पर कहना चाह रहे थे कि यदि हमने अपने विदेश संबंध किसी के बहकावे में आकर या किसी गुट में शामिल होकर हमने निर्धारित किए, इसका मतलब हम आजाद नहीं रह पाएंगे। पंडित नेहरू का मानना था कि यदि हम पूंजीवादी गुट में शामिल होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका की विदेश नीति का हमें समर्थन करना पड़ेगा, और यदि हम समाजवादी गुट में शामिल होंगे तो रूसी विदेश नीति का हम लोगों को समर्थन करना होगा। इसका मतलब है कि भारत की कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रहेगी। अमेरिकी गुट में शामिल होने का मतलब है कि अमेरिका के मित्र हमारे मित्र और अमेरिका के दुश्मन हमारे दुश्मन हो जाएंगे। समाजवादी गुट में शामिल होने का मतलब है सोवियत संघ रूस के मित्र हमारे मित्र और सोवियत संघ रूस के दुश्मन हमारे दुश्मन हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम स्वतंत्र विदेश नीति का कतई अनुसरण नहीं कर पाएंगे। और नेहरू का मानना था कि यदि हम स्वतंत्र विदेश नीति नहीं अपना सकते हैं तो इसका मतलब सच्चे अर्थों में हम लोग आजाद है नहीं। बात एकदम स्पष्ट थी। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो हमने क्या नीति अपनाई उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे नहीं लगता वहां से कोई प्रश्न बनने वाला है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी था कि भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्माण किन परिस्थितियों में किया। आइए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से आप लोगों को परिचित करवाते हैं। मुझे लगता है कि 2 नंबर का यदि प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से लिया जाएगा। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में भारत की विदेश नीति के संदर्भ में विशेष रूप से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। केवल और केवल नीति निदेशक जो तत्व है, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक जहां नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख है। आप जानते हैं कि नीति निदेशक सिद्धांत हम लोगों ने आयरलैंड से ग्रहण किए। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक जहां नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख है, उन्हीं नीति निदेशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 51 जो अंतिम आर्टिकल है, वो भारत की विदेश नीति का आधार है। पंडित नेहरू का और संविधान सभा के सदस्यों का मानना था कि हमने सदियों से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विश्व कल्याण की नीति अपनाई। हमारे जो है विश्व कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनि पूरे विश्व का भ्रमण किया करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की धारणा हम लोगों ने हमेशा से रखी है। विश्व कल्याण हमारा हमेशा से ध्येय रहा है। ऐसी स्थिति में
भारत की विदेश नीति को संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट करने या संविधान के बारे में कहीं पर भी संविधान में विदेश नीति के संदर्भ में कोई भी बात रखने की आवश्यकता नहीं। हम युगों युगों से पीढ़ियों से जिस नीति का अनुसरण करते आए आजाद भारत में ही वैसी विदेश नीति का अनुसरण किया जाएगा। इसलिए भारत की विदेश नीति के संदर्भ में संविधान में कहीं पर भी अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, भारत की विदेश नीति के संबंध में संवैधानिक आधार क्या है, या अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति के संदर्भ में कौन से प्रावधान का उल्लेख है, या भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है। ऐसा यदि आप लोगों से प्रश्न पूछे तो हूबहू ये 4 पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है तो इसमें अपन ज्यादा कुछ तरोड़ मरोड़ कर नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत इनको याद करने के लिए आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। तो पहली लाइन आप लोगों को यह लिखनी है, भारत के संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति के संदर्भ में 4 तत्वों का उल्लेख है, 4 बातों का उल्लेख है। सबसे पहले कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। बहुत अच्छी बात हो सकती है। हिंदुस्तान अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु हमेशा तत्पर रहेगा। अर्थात हिंदुस्तान अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का जो है बढ़ोतरी करने में, उसकी अभिवृद्धि करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। अर्थात भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का हिमायती रहेगा। दूसरा, विश्व के देशों के बीच में न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंध बनाए रखने के लिए भारत प्रयास करेगा। विश्व के सभी देशों के बीच में न्यायपूर्ण संबंध होने चाहिए। यह न्यायपूर्ण संबंध का तात्पर्य है, न्याय संगत संबंध का तात्पर्य है कि किसी भी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो देश छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। सभी देशों के साथ न्याय संगत संबंध हो, सभी देशों के साथ सम्मानपूर्ण संबंध हो। यह सम्मानपूर्ण का मतलब है कि सभी देश बराबर है, सभी देश संप्रभु है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो विकसित है चाहे वो अविकसित है। विश्व बिरादरी में सभी देशों का बराबर सम्मान होना चाहिए। भारत का यह प्रयास रहेगा कि भारत विश्व के सभी देशों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा। और तीसरी बात, संगठित लोगों के द्वारा एक दूसरे के व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना। अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, उनका सभी देश पालन करेंगे और उनके प्रति आदर करेंगे, ऐसे भारत के प्रयास होने चाहिए। और अंत में चौथी बात कि अंतरराष्ट्रीय यदि कोई विवाद है तो मध्यस्थता के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत प्रोत्साहित करेगा। 4 बातें लिखी हुई है। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ोतरी देना, लिख देता हूं मैं यहां पर, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, पहली बात। दूसरा, सभी देशों के बीच में सम्मानपूर्ण व न्याय संगत संबंध स्थापित हो, ऐसा भारत प्रयास करेगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जो विधि है, अंतरराष्ट्रीय विधि तथा अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हो रखी है विश्व के अनेक देशों के बीच में, उनका पालन हो, उनकी पालन हो, वो उनका सभी लोग आदर करें, ऐसा भारत प्रयास करेगा। और यदि अंतरराष्ट्रीय विवाद है 2 देशों के बीच में, या अंतरराष्ट्रीय कोई विवाद है, तो उसका समाधान मध्यस्थता के माध्यम से करने हेतु भारत प्रोत्साहन करेगा। यानी कि बातचीत के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसी प्रकार के युद्ध से ऐसी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। इन 4 बातों को आप लोगों को रट के जाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। शीत युद्ध के दौर में, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, वापस पीछे चलते हैं, जब पूरी दुनिया 2 गुटों में विभाजित हो रही थी, उस समय भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का सूत्रपात किया। बहुत ढंग से ध्यान रखना, पंडित नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक माने जाते हैं। पंडित नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक माने जाते हैं, आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इसी गुट निरपेक्षता की नीति को हम असंलग्नता की नीति के नाम से भी जानते हैं। असंलग्नता अर्थात जब पूरा विश्व 2 गुटों में विभाजित हो रहा था, ऐसी स्थिति में भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर भारत ने
अलग से एक नीति अपनाई, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। समकालीन विश्व में राजनीति का जब अध्याय पहला पढ़ेंगे हम, शीत युद्ध का दौर, गुटनिरपेक्षता के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपना पाया, उसके कारण क्या थे? उसका पहला कारण यह था कि जब हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसी समय अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो भारत और अफ्रीका और एशिया के नेता आपस में परिचित थे। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसका गठन किसने किया, इसके संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में किया था, इनकी भारत के बाहर किया था। इससे बात स्पष्ट है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ में या भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ में संबंध कितने महत्वपूर्ण थे। यही कारण था कि जिस समय विश्व शीत युद्ध के दौर में गुजर रहा था, जिस समय पूरे विश्व के अंदर शीत युद्ध का दौर था, भारत की आजादी के समय शीत युद्ध का दौर था, यानी कि पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित हो रही थी। इस समय यूएनओ का गठन हो रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जा रहा था। इस समय परमाणु हथियारों का निर्माण हो रहा था, दोनों गुट अधिक से अधिक परमाणु हथियारों के निर्माण में लगे हुए थे, परमाणु हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। यह एक ऐसा वक्त था जिस समय औपनिवेशीकरण यानी कि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। औपनिवेशीकरण यानी कि उपनिवेशवाद समाप्त हो रहा था, एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देश आजाद हो रहे थे। ये एक ऐसा वक्त था जिस समय चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित हो रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान को यह तय करना था कि भारत को अपनी नीति किस प्रकार से अपनानी है, और हिंदुस्तान ने कौन सी नीति अपनाई? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। और इसी गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत भारत ने अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया। यहां एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, पंडित नेहरू की भूमिका। मुझे लगता है कि इस अध्याय में से दूसरा 2 नंबर का यदि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वो ये बनेगा। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी रहे। पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री के पद पर भी रहे थे। इसलिए भारत की विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। 1946 से आपकी किताब के अनुसार 1964 तक पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों पद पर रहे थे। शीत युद्ध के दौर में भारत के कुछ राजनीतिक दल थे जो चाहते थे कि भारत समाजवादी गुट में शामिल हो। डॉक्टर BR अंबेडकर, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ जैसे राजनीतिक दल चाहते थे कि हमें अमेरिकी गुट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वहां उदारवादी लोकतंत्रात्मक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो भारत के हित में है, जो भारत के लोकतांत्रिक हितों से मिलती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे इस बात में, और स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ, चूंकि पहले हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं इसलिए अलग से इनके बारे में लिख नहीं रहा हूं। ये चाहते थे कि भारत जो है पूंजीवादी गुट में शामिल हो। सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी खुद समाजवादी खेमे की हिमायती थी, लेकिन पंडित नेहरू इन सबसे बहुत आगे थे। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा कि पंडित नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न बनेगा, पंडित नेहरू भारत की विदेश नीति के जनक थे, इसी परिप्रेक्ष्य में पंडित नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य लिखिए। आपकी किताब में 3 उद्देश्य लिखे हुए, और इन 3 उद्देश्यों को आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना एग्जाम में हूबहू आप लोगों से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, पहला उद्देश्य था कि हम लोगों को कठिन संघर्ष से जो संप्रभुता प्राप्त हुई है, जो हम लोगों को कठिन संघर्ष से जो संप्रभुता प्राप्त हुई है उसको बचाना। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने आजादी प्राप्त की है, इस संप्रभुता को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। भारत की दूसरी विदेश नीति का उद्देश्य था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी कि देश की एकता और अखंडता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। और तीसरी, देश का समुचित विकास करना, अर्थात
हिंदुस्तान का आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करना। ये 3 पॉइंट आप लोगों को हूबहू लिखने हैं। प्रश्न पूछा जाएगा, पंडित नेहरू की विदेश नीति के 3 उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता को बढ़ावा देना या क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। और तीसरा उद्देश्य था देश का समुचित विकास करना, आर्थिक विकास करना। पंडित नेहरू ने अपनी विदेश नीति के इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीति अपनाई, उस नीति का नाम क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति। पंडित नेहरू ने अपनी विदेश नीति के इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीति अपनाई, या हम कह सकते हैं कि जो तरीका अपनाया, वो तरीका कौन सा था? गुट निरपेक्षता की नीति थी। यह अलग बात है कि कुछ राजनीतिक दल पूंजीवादी गुट की तरफदारी कर रहे थे और कुछ राजनीतिक दल समाजवादी गुट की तरफदारी कर रहे थे। बड़ा अच्छा प्रश्न रहेगा, पंडित नेहरू भारत की विदेश नीति के जनक थे। कथन की पुष्टि करते हुए पंडित नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य लिखिए। आपका उत्तर होगा, चूंकि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के साथ लगभग 17 वर्षों तक हिंदुस्तान के विदेश मंत्री के पद पर रहे, इसलिए पंडित नेहरू को भारत की विदेश नीति का जनक कहा जाता है। पंडित नेहरू की विदेश नीति के 3 उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता की रक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और भारत का आर्थिक विकास करना। और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। 2 नंबर का बड़ा सुंदर सा आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा। गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में यदि हम लोग बातचीत करें तो हिंदुस्तान एक शांतिपूर्ण विश्व को स्थापित करना चाहता था। हम चाहते थे कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, और इसलिए हम किसी भी गुट में शामिल होकर विश्व के तनाव को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए शीत युद्ध के दौरान मध्यस्थता की नीति अपनाई। ध्यान रखना, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे उस अध्याय में, क्योंकि यहां ज्यादा डिटेल में दे नहीं रखा है। भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए शीत युद्ध के कहर को, तनाव को कम करने के लिए हमने मध्यस्थता की नीति अपनाई। भारत ने कई शांति अभियानों में, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई शांति अभियानों में भारत ने अपनी सेना भेजी। आप लोग जानते हैं कि जो 1950 से 1953 के बीच में जो कोरिया संकट हुआ था, उस कोरिया संकट में शांति स्थापित करने में पंडित नेहरू यानी कि भारत की बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। यह बात भी आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। अर्थात भारत न तो सोवियत खेमे में शामिल हुआ, न सोवियत गुट में शामिल हुआ, न ही भारत अमेरिकी गुट में शामिल हुआ। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अमेरिका का सैन्य गठबंधन नाटो और रूस का सैन्य गठबंधन था वार्सा पैक्ट। ये धीरे धीरे आप कक्षाएं जैसे अटेंड करते जाओगे, ये सारे शब्द आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, सारे वीडियो आप लोगों को देखने होंगे और आप लोगों को उसके अनुसार अपने नोट्स तैयार करने होंगे। लेकिन भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, कई बार इसके ऊपर प्रश्न भी उठे, कई बार प्रश्न भी उठे। इनकी पूरे शीत युद्ध के दौरान भारत गुट निरपेक्षता की सच्ची नीति का पालन कर पाया, इसके ऊपर कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक जो है इसकी आलोचना करते हैं। और एक उदाहरण आप लोगों के यहां पर दे रखा है कि 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था। किस देश पर आक्रमण किया? मिस्र पर। उस समय भारत ने ब्रिटेन की आलोचना की, भारत ने ब्रिटेन की सार्वजनिक आलोचना की, यानी कि विश्व में जो ये जो नव औपनिवेशिक हमला था, इसकी भारत ने अगुवाई की। लेकिन वर्ष 1956 में ही सोवियत रूस ने जब हंगरी पर आक्रमण किया, उस समय भारत ने रूस की सार्वजनिक निंदा नहीं की। तो इसके कारण कुछ लोगों ने भारत की आलोचना भी की कि भारत ने एक सिद्धांत विहीन, भारत ने अस्थिर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। देख लीजिए आप लोग, 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, हमने ब्रिटेन की आलोचना की। लेकिन जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, तो उस स्थिति में भारत ने उसकी आलोचना नहीं की। ऐसी स्थिति के कारण कई बार जो है भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना भी की जाती है।
शुरुआती दौर में हमारे अमेरिका के साथ ज्यादा अच्छे संबंध नहीं रहे थे। उसका कारण यह था कि हमने जो विकास, नियोजित विकास का मॉडल अपनाया वो भी रूस से प्रेरित था। हमारे रूस के साथ में संबंध थोड़े बेहतर थे और पाकिस्तान अमेरिका के साथ में था, अमेरिकी गुट में शामिल था। इसलिए भारत अमेरिकी संबंध ज्यादा अच्छे हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसके बारे में भी आगे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये थी गुट निरपेक्षता के बारे में बातचीत। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, जरा देखिए। आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने की है, यानी कि हम ताकत की राजनीति, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं, हम किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना चाहते हैं। आज पूरा विश्व रूस और अमेरिकी ब्रिटेन के दो खेमों में बटा हुआ है। हम दोनों ही खेमों के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं। कि रूस और अमेरिका एक दूसरे को लेकर बहुत शंकित है और अन्य देशों पर भी शक कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता था विश्व के अधिक से अधिक देश उसके गुट में शामिल हो, रूस चाहता था विश्व के अधिक से अधिक देश उसके गुट में शामिल हो। अतः पंडित नेहरू ने कहा कि हमारे लिए ये गुट निरपेक्षता की नीति का रास्ता बड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों हम पर शक कर सकते हैं, हम उनके विरोधी खेमे की तरफ झुक रहे हैं, इससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां रही थी। ऐसा कथन यदि पूछ लिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये भी आपको पता होना चाहिए। आज के वीडियो का अंतिम टॉपिक और प्रश्न बनेगा, अफ्रो एशियाई एकता में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। या पंडित नेहरू अफ्रो एशियाई एकता के समर्थक थे, कथन की पुष्टि कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न मेरे हिसाब से बनेगा। तो देखिए, भारत की जो स्थिति है, भारत का जो आकार है, उस हिसाब से लगता है कि एशिया महाद्वीप का एक बड़ा देश है हिंदुस्तान, तो एशिया और अफ्रीका के देश और एशिया के देशों की पृष्ठभूमि ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, तो दोनों का आर्थिक शोषण हुआ, तो दोनों देशों की, दोनों महाद्वीप की पृष्ठभूमि एक जैसी है। पंडित नेहरू का हमेशा से मानना था कि एशियाई देशों में एकता होनी चाहिए और अफ्रो एशियाई देशों में भी एकता होनी चाहिए, ताकि हम मिलकर इन विकास विकसित देशों से या हम यूरोपीय देशों से मुकाबला कर सकते हैं। तो पंडित नेहरू अफ्रो एशियाई एकता के जो है बड़े हिमायती थे, बड़े समर्थक थे, नव स्वतंत्र देशों के वो समर्थक थे। और इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, जरा देखिए। 1947 के अंदर नई दिल्ली, भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन स्थापित हुआ। अच्छी से याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, एशियाई संबंध सम्मेलन। देखिए, यह मार्च 1947 में हुआ था। कब? मार्च 1947 में भारत में नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित हुआ था, जबकि अभी भारत को आजादी मिलने में कितने महीने बाकी थे? 5 महीने बाकी थे। यह इस बात का संकेत है कि भारत एशियाई देशों की एकता का प्रबल समर्थक था। दूसरा, भारत ने इंडोनेशिया की आजादी का समर्थन किया। भारत उपनिवेशवाद का विरोधी था। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया में जो डच, जो विदेशी जाति है, वो इंडोनेशिया को अब क्या कर दे? आजाद कर दे। और इस संदर्भ में भारत ने 1949 में अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन, 1949 में अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन भी आयोजित किया। और यह अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन इंडोनेशिया की आजादी के समर्थन में था। इसके अलावा 1955 में बहुत महत्वपूर्ण है, बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। 1955 में बांडुंग सम्मेलन आयोजित हुआ। बांडुंग चूंकि आप लोग जानते हैं इंडोनेशिया के अंदर है। 1955 में बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था, यह बांडुंग सम्मेलन भी अफ्रो एशियाई एकता या फिर अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन आयोजित हुआ था। अफ्रो एशिया एकता सम्मेलन इंडोनेशिया के बांडुंग में अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन आयोजित हुआ था। यह बांडुंग सम्मेलन ही है जहां गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी।
तो बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बनेंगे कि भारत अफ्रो एशियाई एकता का समर्थक था, कथन की पुष्टि कीजिए। मार्च 1947 में भारत के नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित हुआ, जबकि भारत को अभी आजादी मिलने में 5 महीने बाकी थे। भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया। डच लोग जो वहां पर शासन कर रहे थे वो वहां से छोड़कर चले जाए, भारत की ऐसी मंशा थी। 1949 में इंडोनेशिया की आजादी के समर्थन में भारत ने अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन का आयोजन किया था। 1955 में बांडुंग सम्मेलन आयोजित हुआ इंडोनेशिया में, यह एक अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव यहां पर रखी गई थी, और बाद में आप सब लोग जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सिक्कर सम्मेलन जो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सिक्कर सम्मेलन, बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, 1961 बेलग्रेड। बेलग्रेड आप लोग जानते हैं युगोस्लाविया में है, युगोस्लाविया। बेलग्रेड सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सिक्कर सम्मेलन था, प्रथम सिक्कर सम्मेलन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बांडुंग गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कब रखी गई, 1955 बांडुंग सम्मेलन, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सिक्कर सम्मेलन कहां हुआ था, तो आपका उत्तर होगा बेलग्रेड में 1961 में। इन दोनों बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा देखिए, हमने 4 बातों की यहां पर चर्चा की। इसके अलावा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी था, क्योंकि भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के दंश को सहन किया था, अतः हम इसके विरोधी थे। इसके अलावा हमने रंग भेद की नीति का हमेशा से विरोध किया। हमने नस्ल भेद या नस्लवाद की नीति का हमेशा से विरोध किया। विशेष रूप से यह बात हम किसके संदर्भ में कह रहे हैं, दक्षिणी अफ्रीका के संदर्भ में कह रहे हैं। तो यह था आपके चौथे अध्याय का पार्ट 1, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की, विशेष रूप से अफ्रो एशियाई एकता के संबंध में भारत की भूमिका। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा बांडुंग सम्मेलन का, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का, 1947 के एशियाई संबंध सम्मेलन का, बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनेगा। पंडित नेहरू विदेश नीति के जनक थे। पंडित नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। भारत की विदेश नीति या भारत के विदेश नीति के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आप लोगों को बहुत ढंग से याद रखना होगा। ये 3 बढ़िया अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोगों ने निकाले। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध और भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में। आशा करता हूं कि जो मुहिम हमने प्रारंभ की कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए और एनसीईआरटी जो कक्षा 12 की पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप अपने कमेंट्स करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। इस प्रकार के सहयोग की आप सबसे आशा है। धन्यवाद।